जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एएस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ, जिसका पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, जिसका आज हम प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में क्या करना है, तो व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है 140। 140 को हमें किसमें अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 140 का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने के पश्चात 2, 2, 5, 7 आता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 कितना बार आया है। तो 2 यहाँ पर 1, 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2। ठीक है, और 5 एक ही बार आया है, तो यहाँ पर 5 सिंगल, एक ऊपर एक नहीं लिखा था, और 7 भी एक ही बार आया है। तो यही हो गया किसमें, अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि 156 का वही उसी प्रकार से इसका भी अभाज्य गुणनखंडन करना है। इस प्रकार से 156 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 से लगाएंगे, 2 7 14, और यहाँ पर 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, 13 तिया 39, यानी कि 2 13 फिर 3 13। ठीक है, यहाँ पर है ना 2 2 3 13। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 2 बार आया, तो यहाँ पर 2 के पावर 2। 3 एक ही बार आया, तो यहाँ पर 3 सिंगल एक लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद 13 एक ही बार आया है, तो इसको भी सिंगल लिख दिए हैं, अर्थात 13 लिख दिए ओनली। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया यह भी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 3825 का, तो इसी प्रकार से इसका भी हम गुणनखंड निकालेंगे 3825 का, और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है आपसे, आप भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 555 5005 का भी वही उसी प्रकार से निकालना। तो इस प्रकार इसका हम गुणनखंड निकालेंगे 5005 का, तो इतना आएगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह भी है। क्लियर इतना तक। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ अर्थात महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे महत्तम समावर्तक भी कहते हैं, और एलसीएम अर्थात लेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इतना हमको करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है 26 और 91 का हमें एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना है, और यह प्रूव करना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 26 का हम गुणनखंड सबसे पहले निकाल लेंगे, तो यहाँ पर निकाल दिए 2 गुणे 13, और यहाँ पर 91 का निकालेंगे तो 7 गुणे 13। ठीक है, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 13 13 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर इसलिए यह क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ बराबर 13 हो गया, और एलसीएम 13 को छोड़कर 13 को एक बार लिखेंगे, और जितना जो बचा उसको लिख देंगे। 2 7 बचा तो 2 7 लिख दिए। ठीक है, और इन दोनों को गुना करने पर यहाँ पर 182 आता है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं, इतना हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर प्रूफ किया गया है कि एचसीएफ कितना है, 13 है, और एलसीएम कितना है, 182 है। दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर 2386 आता है, और ये 26 और 91 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 2366 आता है। अर्थात मौसा गुणे लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, अर्थात जो संख्याएँ दी गई है, अर्थात जिसका हमें क्या एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना है, उन संख्याओं का गुणनफल, और जितना एचसीएफ एवं एलसीएम आया है उन संख्याओं का गुणनफल है बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, या प्रूफ हो जाएगा, यानी सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न है कि 510 और 92 का, तो 510 का निकाल दिए गुणनखंड, और यहाँ पर 90 का निकाल दिए, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया, 2, और एलसीएम कितना आया, 23,460। 23,460 एचसीएफ एलसीएम आया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब आगे देखते हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि एचसीएफ एवं एलसीएम है कि नहीं, इतना हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था, एचसीएफ अर्थात मौसा 2 आया था। ठीक है, और लौसा कितना आया था,
23,460 आया था, ठीक है। और संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो संख्या का गुणनफल कितना गुना करने पर कितना आता है? 46,920 रुपया आता है ना, 920, ठीक है। और इन दोनों को HCF एवं LCM को गुना करने पर यहाँ पर 46,920 दोनों तरफ आता है, अर्थात यह इक्वल है, अर्थात दोनों तरफ बराबर है, इसलिए प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इतना तक कंप्लीट है, तो ये भी समझ में आ गया। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 336 और 54 का निकालना है। तो इसी प्रकार से अभी निकाल देंगे। तो यहाँ पर HCF कितना आता है? 6 और LCM कितना आता है? तो 3024 आता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है? अब करना है वही प्रक्रिया, HCF एवं LCM ये प्रूफ करना। तो इसी प्रकार से ये भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एवं LCM निकालना है। अभाज्य गुणनखंडन की विधि के द्वारा हमें HCF एवं LCM निकालना है, अर्थात लौसा एवं मौसा निकालना है, लौसा एवं रस निकालना है। तो यहाँ पर संख्या क्या दिया गया? 12, 15 और 21, ठीक है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, तो इतना हमको आता है, ठीक है। आने के पश्चात अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी संख्या तीनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है वह सब में उभयनिष्ठ है ना। तो यहाँ पर इसका LCF कितना हो जाएगा? अर्थात मौसा हो जाएगा 3, और लघुत्तम समावर्तक यानी अर्थात LCM कितना हो जाता है? 420, ठीक है। तो यही निकालना था, निकल गया, ये भी समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है कि 17, 23 और 29 का निकालना है। तो a गुने 17, a गुने 23 और a गुने 29, चूँकि या किसी भी संख्या से भाग इसमें लग ही नहीं सकता है, केवल एक को छोड़कर, और जितना संख्या उतना, ठीक है। तो यहाँ पर a गुने 17 लिख दिए। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा? 1129। तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है कि 8, 9 एवं 25 का। तो 8, 9 और 25 का हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर a गुने 2 के पावर 3, और 9 का a गुने 3 के पावर 2, और 25 का a गुने 5 के पावर 2, ठीक है। तो इसमें भी HCF कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि इसमें भी उभयनिष्ठ 1 ही है। और LCM कितना हो जाएगा? 1800। तो ये भी समझ में आ गया। अब चौथा प्रश्न है कि HCF इतना है, इतना का HCF 9 दिया गया है, ठीक है। और LCM ज्ञात करना है, इतना का हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? LCM संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो संख्या कितना दिया गया? 306 और 657, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल 306 गुने 657 बटा HCF कितना दिया गया? 9। तो 9, अब इसको काटे तो यहाँ पर 22,338 आता है। तो यही इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। समझ में आ गया? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्याओं के n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें दिया गया है 1 के पावर 6 के पावर 1 बराबर इतने, इसी तरह 6 के पावर 2 इतना, इसके बाद 6 के पावर 3 इतना, ठीक है। इसके बाद 6 के पावर 4 इतना। इसको 6 के पावर 4, तो यहाँ पर 4 बार लिख दिया गया, और फिर इसका गुणनखंड निकाल दिया गया। 2 गुने 3, एक था 6 का, फिर दूसरे 6 का 2 गुने 3, फिर तीसरे 6 का 2 गुने 3, फिर चौथे 6 का 2 गुने 3। इतना तक कंप्लीट हो गया। अब इसको भाषा में लिखना होता है कि इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के पावर n के गुणनखंडन में यदि दो अभाज्य संख्या 2 और 3 है, फिर अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से 6 के पावर n के अंत में 0 होगा यदि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में एक अभाज्य संख्या 5 हो। किंतु ऐसा नहीं है, किंतु क्या है? ऐसा नहीं है, ठीक है। अतः कोई ऐसी n प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी जिससे कि 6 के पावर n के अंत में 0 हो, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो इस ना को गुना और जोड़ करने पर कितना? 1024 आता है, ठीक है। अतः यह क्या है? एक भाज्य संख्या, ठीक है।
जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, अर्थात इसमें सभी संख्या से बहुत सारी संख्या से भाग लग सकता है, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें दूसरा इसका जो उदाहरण दिया गया था, दूसरा जो इसका प्रश्न दिया गया था वह इस प्रकार है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो इसको गुना करने पर इतना आता है, तो यह भी क्या है, भाज्य संख्या है, चूँकि 2 से इसका अधिक गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो इतना तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम अभी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले यहाँ पर 18 का हम गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद फिर 12 का गुणनखंड निकालेंगे और यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 36 आता है, अतः प्रारंभिक स्थान पर आने में लगा समय 36 मिनट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।